गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आज लेसन नंबर 6 नागरिकता पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में सिटीजनशिप कहते हैं। तो स्टूडेंट, अपनी यूटी की तैयारी मैं आशा करता हूँ कंटिन्यू आप कर रहे होंगे। जल्दी ही आपकी यूटी की जो डेट शीट है वो जारी हो जाएगी, तो आप लगातार घर पर रहकर अपनी यूटी की तैयारी करते रहें और आपकी जो फीस पेंडिंग है उसको भी जमा करवाएं, ताकि आगे का काम सुचारू रूप से जारी रह सके। तो स्टूडेंट, आज हम नागरिकता क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो मैं आशा करता हूँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो सबसे पहले नागरिकता क्या होती है। देखिए, नागरिकता की धारणा उतनी ही प्राचीन है जितने कि यूनानी नगर राज्य तथा संस्कृति। नागरिकता का अर्थ सदैव एक जैसा नहीं रहा है, बल्कि समय के अनुसार बदलता रहता है। यूनानी नगर राज्य में नागरिकता का अधिकार सीमित व्यक्तियों को प्राप्त था। प्राचीन नगर राज्य में नागरिकता उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त थी जो नगर राज्य के शासन प्रबंध में हिस्सा लेते थे, अर्थात वो उसमें इन्वॉल्व रहते थे। महिलाओं, गुलामों और विदेशियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं था, अतः वे नागरिक नहीं थे। अब अरस्तु ने नागरिकता के बारे में बताया है कि केवल उस व्यक्ति को ही नागरिक की पदवी दी जाती है जिसको किसी नगर की न्यायपालिका या कार्यपालिका में भाग लेने का अधिकार हो। अरस्तु श्रमिकों को नागरिकता प्रदान नहीं करता, क्योंकि उसके मतानुसार श्रमिकों के पास नागरिक के अधिकारों के प्रयोग के लिए न तो योग्यता और न ही पर्याप्त अवकाश होता। उसका नागरिकता संबंधी विचार वास्तव में कुलीन तंत्रात्मक है। तो अरस्तु ने कहा, भाई हर व्यक्ति को जो है नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। कहते हैं, अगर एक श्रमिक, एक मजदूर वर्ग को नागरिकता प्राप्त कर दी जाएगी तो कहते हैं, तो उसको तो अपनी रोटी कपड़ा और मकान की ही चिंता रहेगी, तो वह अपने अधिकार का प्रयोग कैसे कर पाएगा। आधुनिक युग में नागरिक की धारणा बहुत ही व्यापक है। आज जो मॉडर्नाइजेशन है, आधुनिक युग है, उसमें इसकी जो धारणा है बहुत व्यापक है। आज नागरिकता केवल राज्य के प्रशासन में भाग लेने वाले को प्राप्त न होकर बल्कि निवास के आधार पर प्राप्त होती है। समस्त व्यक्ति बिना जाति, लिंग या ग्राम या नगर के निवास तथा संपत्ति के भेदभाव के आधार आधुनिक राज्यों के नागरिक माने जाते हैं। राज्य के प्रशासन में प्रत्येक तौर पर भाग लेना अनिवार्य नहीं है। ये तो आधुनिक युग में नागरिकता की धारणा के बारे में बताया। हाँ, देखिए, नागरिकता की आधुनिक परिभाषाएं जो हैं, बहुत सारे विद्वान हुए हैं, उन्होंने कही हैं। तो सबसे पहले लास्ट की जो पॉलिटिकल के जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है कि अपनी सुलझी हुई बुद्धि को जनहितों के लिए प्रयोग करना ही नागरिकता है। अपनी सुलझी हुई बुद्धि अर्थात अपनी जो बुद्धि है, जिसको बहुत ज़्यादा उसकी नॉलेज है, को जनहितों के लिए प्रयोग करना ही नागरिकता है। गैटल ने कहा है, नागरिकता व्यक्ति को उस अवस्था को कहते हैं, नागरिकता व्यक्ति की उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके कारण वह अपने राज्य में राष्ट्रीय और राजनीतिक अधिकारों का उपयोग कर सकता है और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए तैयार रहता है। और नागरिकता की जो विशेषताएं हैं वो है, राज्य की सदस्यता होनी चाहिए, सर्वव्यापकता, राज्य के प्रति भक्ति, अधिकारों का उपयोग, कर्तव्यों का पालन, सक्रिय योगदान। तो इस तरह से जो है नागरिकता की जो उसकी डेफिनेशन और उसकी जो अलग अलग व्यक्तियों ने जो उसके विचार दिए हैं वो आपको हमने अब बताई। अब देखिए, जो बुक हम अब पढ़ने जा रहे हैं, हमने अपनी बात नागरिकता की सुप्रसिद्ध परिभाषा से शुरू करें कि नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता है। इस अध्याय में हम यह छानबीन करेंगे कि आज नागरिकता का सही अर्थ क्या है। इसके बाद हम उन जो डिबेट को और संघर्षों पर दृष्टि डालेंगे जो पूर्ण और समान सदस्यता है की व्याख्या के संदर्भ में चल रहे हैं। अगले परिच्छेद में नागरिक और राष्ट्र
के बीच संबंध तथा विभिन्न देशों में स्वीकृत नागरिकता की कसौटी पर चर्चा हुई। नागरिकता की लोकतांत्रिक सिद्धांत का निहितार्थ और नागरिकता सार्वभौमिक होनी चाहिए। क्या इसका यह अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी राष्ट्र का सदस्य मान लेना चाहिए? ऐसी हालत में हम तमाम राष्ट्रहीन लोगों के अस्तित्व की व्याख्या कैसे करेंगे? इस मुद्दे पर बाद में परिच्छेद में विचार किया जाएगा। आखिर परिच्छेद में वैश्विक नागरिकता के मुद्दे पर विचार होगा। क्या इसका अस्तित्व है और क्या यह राष्ट्रीय नागरिकता की जगह ले सकता है? तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे नागरिकता के अर्थ की व्याख्या और आज जिन क्षेत्रों में इस अर्थ का विस्तार दिया जा रहा है या चुनौती दी जा रही है, उनमें से कुछ पर विचार करने में समर्थ होंगे। तो हमारा देखिए नागरिकता सिटीजनशिप जो है वो क्या है। तो सबसे पहले नागरिकता की परिभाषा किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में की गई है। समकालीन विश्व में राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ कुछ अधिकार भी प्रदान किए हैं, अर्थात अपने सभी व्यक्तियों को कुछ जो अधिकार और सम्मान जो राज्य देता है। इसलिए हम संबंध राष्ट्र के आधार पर अपने को भारतीय, जापानी या जर्मनी मानते हैं, अर्थात वहाँ का नागरिक हमें, अगर भारत है तो भारत में रहते तो भारतीय नागरिक हो गया, जापान है तो जापानीज हो गया। नागरिक अपने राष्ट्र से कुछ बुनियादी अधिकारों के अलावा कहीं भी यात्रा करने में सहयोग और सुरक्षा की अपेक्षा रखते हैं। किसी राष्ट्र के संपूर्ण सदस्य होने का महत्व तब ठीक ठीक समझ में आ सकता है जब हम दुनिया भर में उन हजारों लोगों की स्थिति के बारे में सोचते हैं जो दुर्भाग्यवश शरणार्थी और अवैध प्रवासियों के रूप में रहने के लिए मजबूर है। अर्थात वो एक जो देश के लोग जो दूसरे देश में शरणार्थी के रूप में रहते हैं, उनको वो नागरिकता नहीं मिलती, तो वो तो एक जो है अवैध रूप से ही वहाँ रहने में मजबूर होते हैं, क्योंकि वो न तो उस देश के न उस देश के नागरिक होते हैं, क्योंकि उनको नागरिकता नहीं मिलती है, क्योंकि उन्हें कोई राष्ट्र अपनी सदस्यता लेने के लिए तैयार नहीं है और देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लोगों को भी राष्ट्र अधिकारों की गारंटी नहीं देता और वे आमतौर पर असुरक्षित हालात में जीवन यापन करते हैं। मनपसंद राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता उनके लिए ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए वे संघर्ष करने को तैयार हैं, जैसा आज हम मध्य पूर्व के फिलिस्तीनी शरणार्थियों मामले में देखते हैं। नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों को सुस्पष्ट प्रकृति विभिन्न राष्ट्रों में भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में आज उनमें कुछ राजनीतिक अधिकार शामिल किए हैं। उदाहरण के रूप में मतदान, अभिव्यक्ति या आस्था की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकार और न्यूनतम मजदूरी या शिक्षा से जुड़े कुछ सामाजिक आर्थिक अधिकार हैं। अधिकारों की प्रतिष्ठा की समानता नागरिकता के बुनियादी अधिकारों में से एक है। नागरिक आज जिन अधिकारों का प्रयोग करते हैं उन सभी को संघर्ष के बाद हासिल किया जा सकता है। जनता ने अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों को मुखर करने के लिए कुछ प्रारंभिक संघर्ष शक्तिशाली राजतंत्रों के खिलाफ छेड़े, अर्थात नागरिकता अपने अधिकारों का संघर्ष करने के लिए लोग अपने ही राजाओं के, अपने ही सरकार के विरुद्ध जो है आंदोलन चलाए। अनेक यूरोपीय देशों में ऐसे संघर्ष हुए, उनमें से कुछ हिंसक संघर्ष भी थे, जैसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। एशिया और अफ्रीका के अनेक उपनिवेशों के समान नागरिकता की मांग औपनिवेशिक शासकों से स्वतंत्रता हासिल करने के लिए संघर्ष है। अर्थात जो भी उपनिवेश थे उनके साथ अत्याचार किया जाता था, इसलिए जो भी उपनिवेश थे उन्होंने उनके विरुद्ध जो है आंदोलन किया, अपनी नागरिकता, अपनी आज़ादी प्राप्त करने के लिए, अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। दक्षिण अफ्रीका की समान नागरिकता पाने के लिए अफ्रीका की अश्वेत आबादी को सत्तारूढ़ गोरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ लंबा संघर्ष करना पड़ा। यह संघर्ष 1990 के दशक के आरंभ तक जारी रहा। पूर्ण सदस्यता और समान अधिकार पाने का संघर्ष विश्व के कई हिस्सों में आज भी जारी है। आपने देश में महिला आंदोलन और दलित आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। उनका मकसद है अपनी ज़रूरतों और
की ओर ध्यान आकर्षित कर जनमत बदलना है। साथ ही समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नीतियों को प्रभावित करना। नागरिकता सिर्फ राज्य सत्ता और उसके सदस्यों के बीच संबंधों का निरूपण नहीं है, बल्कि उससे अधिक है। यह नागरिकों के आपसी संबंधों के बारे में भी है। इसमें नागरिकों के एक दूसरे के प्रति, समाज के प्रति निश्चित दायित्व शामिल है। इनमें सिर्फ राष्ट्र द्वारा थोपी गई कानूनी बाधाएं नहीं हैं, बल्कि समुदाय का सहजीवन, भागीदार होने और योगदान करने की का नैतिक दायित्व भी शामिल होता है। नागरिकों को देश के सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों का उत्तराधिकारी और न्याय से भी माना जाता है। किसी राजनीतिक अवधारणा को समझने का अच्छा तरीका उन उदाहरणों की पड़ताल करना है जिनमें जाने माने अर्थों में ऐसे समूह द्वारा सवालिया निशान लगाया जा रहा है जो महसूस करते हैं कि उनमें उनकी ज़रूरत और आकांक्षाओं का ख्याल नहीं किया गया है। तो स्टूडेंट, आज हमने नागरिकता के बारे में पढ़ा। कल संपूर्ण समान सदस्यता क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे और इसको रिवाइज करेंगे। थैंक यू।